नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन की दूसरी लहर आ रही है? क्या कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया के तमाम देशों को फिर से जकड़ेगा? ब्रिटेन नए कोरोना की जंजीरों में लॉक हो गया है। वहां लॉकडाउन लगने से भारत सहित दुनिया के तमाम देश टेंशन में आ गए। बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को भारत नहीं आएंगे। उनकी भारत यात्रा रद्द हो गई है। इस बार वो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ब्रिटेन में लॉकडाउन और नए कोरोना की दहशत पर हमारी टीम ने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना के कड़वे अनुभवों ने दुनिया के तमाम देशों को तेजी से रिएक्ट करना सिखाया है। अब संक्रमण की गिरफ्त में आने वाले देश पाबंदियां और लॉकडाउन लगाने में देर नहीं करते। वैक्सीन आने के बाद भी सावधानी जरूरी है। आपके लिए राहत भरी खबर यह है कि अगले 10 दिन के अंदर भारत में टीकाकरण का श्री गणेश हो सकता है। 13-14 जनवरी से यानी मकर संक्रांति के आसपास टीकाकरण शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। आज आपको बताएंगे कि क्या है पूरे भारत का वैक्सीन प्लान और टीका लगाने के लिए कैसे है इंतजाम। वैक्सीन वाली दोस्ती और दुश्मनी आज भारत की ट्रेंडिंग खबर है। मान लो तो वैक्सीन, न मानो तो पानी, ये भारत के वैक्सीन युद्ध की कहानी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आदार पूनावाला और भारत बायोटेक के डॉक्टर कृष्णा एल्ला के बीच वैक्सीन को लेकर टीका टिप्पणी चल रही थी, लेकिन आज दोनों का साझा बयान आया जिसमें कहा गया कि अब मिलकर महामारी से लड़ेंगे। यानी पहले आमने सामने थे, अब साथ साथ। आज कोवैक्सीन बनाने वाले भारत बायोटेक का बायोडेटा भी आपको दिखाएंगे। वैक्सीन वाले राष्ट्रवाद की चर्चाओं के बीच ये परिचय भी आपको नया नजरिया देगा। और आज पूरे देश के लिए चिंताजनक खबर है, बर्ड फ्लू का खौफ। देश के कई राज्यों में परिंदों की रहस्यमयी मौत से देशव्यापी दहशत फैल गई है। कोरोना तो गया नहीं है, लेकिन बर्ड फ्लू के आने की आशंकाएं हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के साथ बर्ड फ्लू का डबल अटैक काफी परेशान करने वाला है, लेकिन जानकारी और सावधानी से इस चुनौती को पार किया जा सकता है। बर्ड फ्लू की इस खबर की पूरी पिक्चर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत आज भारत को राहत देने वाली खबर से करते हैं कि देश में 10 दिन के अंदर वैक्सीनेशन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। इसके संकेत दे दिए गए हैं और वैक्सीनेशन की तैयारियां भी पूरी हैं। यह जरूरी भी है क्योंकि दुनिया भर से बुरी खबरें आ रही हैं। कोरोना फिर से ताकतवर हो रहा है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है और फिर से दुनिया में वही हालात बन रहे हैं जो हालात हमने पिछले साल मार्च अप्रैल के करीब देखे थे, जब संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा था। ब्रिटेन में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब वहां पूरे देश को लॉक करना पड़ा और यही वजह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। बोरिस जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और गणतंत्र दिवस पर भारत न आने के बारे में बताकर खेद जताया। ब्रिटेन इस समय कोरोना की नई लहर से बहुत बड़े संकट में है और उन्होंने भारत दौरा रद्द करने पर कहा है कि इस वक्त उनका अपने देश में रहना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन में 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च तक यह आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप मिलने के बाद से किस तरह हालात बिगड़ गए हैं और क्यों वहां ऐसा सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ा है जिसके मार्च 2021 तक रहने का अनुमान है, सबसे पहले इसी के बारे में हम आपको बताते हैं। पूरे इंग्लैंड में इसी तरह सन्नाटा है। सड़कें खाली हैं, चौराहे खाली हैं, बाजार बंद हैं। वहां कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है। पिछले साल मार्च के बाद ये इंग्लैंड में तीसरा लॉकडाउन है। कोरोना से तीसरी बार हालात बिगड़ चुके हैं। नए स्ट्रेन के बाद महामारी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। एक हफ्ते से वहां डेली 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोविड अलर्ट हाईएस्ट लेवल 5 पर पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि स्थिति संभाली नहीं गई तो वहां स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। एक हफ्ते में इंग्लैंड के अस्पतालों में कोरोना मरीज 30% बढ़ गए। मरने वालों की संख्या एक हफ्ते में 20% बढ़ गई। It's clear that we need to do more together to bring this new variant under control while our vaccines are rolled out. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant. That means the government is once again instructing you to stay at home. नया स्ट्रेन मिलने के बाद इंग्लैंड पर यह भयानक संकट है। वहां तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सामने आए और 7 हफ्ते के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया।
ये ठीक उसी तरह का सख्त लॉकडाउन है जो भारत में कोरोना के शुरुआती दौर में लगा था। इंग्लैंड में किसी को भी बेवजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जरूरी सामान, दवाइयां लाने और अस्पताल जाने के लिए बाहर निकल सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद करने को कह दिया गया है। गैर जरूरी दुकानें बंद कर दी गईं, बाजार बंद कर दिए गए। इस वक्त मैं हूँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जो कि रिटेल या शॉपिंग का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है यहाँ यूके में, ख़ासतौर पे लंदन में जब लोग आते हैं। लेकिन आप देखें पूरी तरह से ये बंद है इस वक्त। साल के इस वक्त बहुत सी सेल, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये एक तरह से गढ़ है एंटरटेनमेंट का, माने खाने पीने का, शॉपिंग करने का, लेकिन बहुत ही कम ज़रूरतमंद चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं क्योंकि लंदन है टियर 5 में। इसी तरह से पूरे यूके में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। टियर 4 में कई जगह हैं, कई टियर 5 में हैं। इंग्लैंड का लॉकडाउन में वापस लौटना पूरी दुनिया के लिए अलर्ट है, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन भले ही घातक ना हो, लेकिन 50 से 70% ज्यादा तेजी से संक्रमण फैला रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। इसी से निपटने के लिए इंग्लैंड ने वैक्सीनेशन तेज कर दिया है। फाइजर के बाद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से भी ब्रिटेन में टीके लगने शुरू हो चुके हैं। सोच यही है कि तेजी से संक्रमण के बीच ज्यादा से ज्यादा आबादी को जल्द से जल्द कोरोना के टीके लग जाएं। ये ब्रिटेन में वायरस और वैक्सीन के बीच रेस है। ब्रिटेन का टारगेट है कि फरवरी के आखिर तक 1,30,00,000 लोगों को टीके लग जाएं, जिसके बाद ही सख्त लॉकडाउन हटाया जाएगा। स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस की जा रही हैं। ये सब, इसकी सब वजह है कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है और वो है सेकंड स्ट्रेन की वजह से। इसलिए आप देखें कि लंदन और यूके के आमूमन शहर स्कॉटलैंड, वेल्स को करते हुए भी इंक्लूड करते हुए टियर 4, टियर 5 लॉकडाउन के तहत ये बंद है। लवीना टंडन, आज तक, लंदन। लॉकडाउन कब लगाना है, इसे लगाने की जरूरत कितनी है, कोरोना महामारी के दौर ने ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं। बुरे अनुभवों से तमाम देशों ने सबक लिए हैं। 13 दिसंबर को ब्रिटेन में यह घोषणा हुई थी कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन वहां मिला है। इसके 6 दिन बाद ही ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के करोड़ों लोगों के लिए आवाजाही के नियम सख्त कर दिए थे और अब वहां संपूर्ण लॉकडाउन भी लग गया है। मार्च के बाद ये तीसरा लॉकडाउन है। यहाँ चीन की बात करना भी जरूरी है। 31 दिसंबर 2019 को चीन ने WHO को अलर्ट किया था कि वुहान में एक अनोखी तरह का निमोनिया फैल रहा है। तब वायरस का पता नहीं चला था। इसके बाद केस बढ़ते गए और 23 जनवरी 2020 को चीन के हुबेई प्रांत के शहर वुहान, शिंताओ और चिबी को क्वारंटीन कर दिया गया था और हवाई और रेल यात्राएं बंद कर दी गई थी। इसके बाद कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया था। यानी तब यह समझने में 23 दिन लग गए थे कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। लेकिन अब जब दुनिया कोरोना का कड़वा अनुभव ले चुकी है, तब हर देश पहले से ज्यादा सावधान है, ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा है। फिर से कोरोना के बढ़ते मामले और नए स्ट्रेन के आने से पूरी दुनिया परेशान है। ब्रिटेन में मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन रह सकता है। आयरलैंड और इटली ने भी फैसला किया है कि वहां पर देशव्यापी प्रतिबंध जारी रहेंगे। जर्मनी आंशिक लॉकडाउन को आगे बढ़ाएगा। नेदरलैंड्स, ग्रीस, डेनमार्क में भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। नए स्ट्रेन के खतरे के बीच जर्मनी और फ्रांस ने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्पीड बढ़ा दी है। जापान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फिर से इमरजेंसी लगाने की तैयारी है। अमेरिका के 4 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। भारत में नए स्ट्रेन के 20 मामले आए हैं और अब तक ये संख्या 58 तक पहुंच चुकी है। लॉकडाउन की दूसरी लहर तमाम देशों को तनाव दे रही है और कोरोना का नया स्ट्रेन चुनौती दे रहा है। ऐसे में भारत को एक कदम पर सावधानी बरतनी होगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि हम चिंता मुक्त हो गए हैं। वायरस ने चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। अब वायरस और वैक्सीन के बीच एक रेस है, जिस रेस को हम तभी जीत सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए और इसके साथ ही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भुलाया न जाए। वायरस को हराने के तरीके यही हैं, क्योंकि यह वायरस वक्त के साथ ताकतवर भी हो रहा है। ब्रिटेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का जो नया स्ट्रेन मिला है, उस पर वैक्सीन काम करेगी या नहीं, इस पर ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा नहीं है। ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि कोरोना के नए स्ट्रेन पर सभी वैक्सीन्स काम करेंगी।
दुनिया भर में वैक्सीनेशन हो रहा है और भारत में वैक्सीनेशन से पहले विवाद हो रहा है। वैक्सीन को मंजूरी देने पर विवाद खत्म नहीं हुआ कि वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां भी भिड़ गईं। ये तो अच्छा रहा कि ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ी और 24 घंटे के भीतर दोनों कंपनियों में सुलह हो गई। वैक्सीन पर यह छोटी सी लड़ाई तब शुरू हुई जब सीरम इंस्टीट्यूट के आदार पूनावाला और भारत बायोटेक के कृष्णा एल्ला के बीच बयानबाजी हुई। इन दोनों की कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की अप्रूवल मिली है, लेकिन कोवैक्सीन के ट्रायल डेटा पर सवाल उठ गए क्योंकि वो कितना प्रभावी है इसका आंकड़ा नहीं मिला है। इसी पर आदार पूनावाला ने कहा था कि अब तक सिर्फ फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ही प्रभावी साबित हुई है और बाकी वैक्सीन सिर्फ पानी की तरह हैं, उतनी ही सुरक्षित हैं। यानी बाकी वैक्सीन को एक तरह से पानी बता दिया। यह बयान भारत बायोटेक को बुरा लगा और उसके संस्थापक कृष्णा एल्ला ने कहा कि भारत बायोटेक ने 200% ईमानदारी से ट्रायल किए हैं, फिर भी उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई उनकी वैक्सीन को पानी कहे तो यह अच्छा नहीं है। कृष्णा एल्ला ने इसके बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर एक के बाद एक कई सवाल उठाए और यह कहा कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल डेटा को स्वीकार नहीं किया है। जब वैक्सीन बनाने वाले इस तरह से बयानबाजी कर रहे हो और वो भी तब जब वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, तो इससे कई सवाल उठने तय थे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों ने ही जल्दी से विवाद को खत्म कर दिया और मिलकर काम करने के लिए साझा बयान जारी किया। इस साझा बयान में दोनों कंपनियों ने कहा कि इस समय भारत और दुनिया के लोगों की जान बचाना बड़ा लक्ष्य है और अब जब भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है, तो फोकस वैक्सीन बनाने, उसकी सप्लाई करने और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने पर है। देश हित में इस काम को पहले की ही तरह करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस सुलह से पहले भारत बायोटेक ने किस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट को जवाब दिया था और कैसे उस बात को सिरे से खारिज किया था जिसमें एम्स के डायरेक्टर कोवैक्सीन को बैकअप प्लान बता रहे थे, ये आपको सुनना चाहिए। भारत बायोटेक का कहना है कि उनकी कोवैक्सीन बैकअप नहीं है। Well, it was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies. But if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them. I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submitted to each committee and when we got approval, when we done the trial, everything is put in the plan. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. Keeping in mind the circulating variant strain. And at the same time, they have to continue to do the trial and get the data in. So once that data comes in, we will be able to be more confident as far as the safety and efficacy is concerned. So I think in the beginning, it will be basically Serum Institute of India, the AstraZeneca vaccine, which will be given. Everybody comes in the TV channels now. They talk about everything what they want to. And everything they throw mud into TV. And now we are now waiting to clean up all our courts now. It's a sad part. There's no backup in this world anywhere. For humans, there is no backup. लेकिन इन विवादों के आगे हमें वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू हो। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि 10 दिन के अंदर वो टीकाकरण शुरू करने के लिए तैयार हैं। वैक्सीन के 4 मेन स्टोरेज पॉइंट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हरियाणा के करनाल में तैयार हैं। इसके अलावा 37 वैक्सीन स्टोरेज सेंटर पूरे देश में तैयार हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। हमने आज बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बारे में समझा और भारत में वैक्सीन को लेकर जो विवाद हुआ है उसकी सच्चाई के बारे में जाना। डॉक्टर गुलेरिया, वैक्सीन को लेकर हिंदुस्तान की परिस्थिति, क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी गई है कि 13-14 जनवरी के बाद से टीका देने की शुरुआत हिंदुस्तान में हो सकती है। किस तरह से इसे हम देखें और जो तमाम बातें बीते दिन, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लेकर हो, भारत बायोटेक को लेकर हो, दोनों ही वैक्सीन पर आज आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी खबर है कि कुछ दिनों में हम देश में वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जितनी जल्दी हम वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें ये देखना चाहिए कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं, दोनों एफिकेशियस हैं। डेटा रेगुलेटर्स ने देखा है, एक्सपर्ट्स कमेटी ने भी देखा और उसको देख के ही उन्होंने अप्रूव किया है। तो अगर एक्सपर्ट्स कमेटी जिसमें काफ़ी
हर एक स्पेशलिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने अगर ये देख के प्रूव किया है तो हमें उन पे विश्वास करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे को यही एक मौका है कि हम इस पैंडेमिक से निकल सकते हैं। और सिचुएशन ऐसी है कि जैसे हम देख रहे हैं यूके में, यूरोप में सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे केसेस एकदम बढ़ गए हैं और वहाँ पे लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है। इसीलिए हम ये नहीं चाहते कि अभी हमारी जो अच्छी स्थिति है वो खराब हो, वो बिगड़े। इसलिए हम अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दी शुरू कर पाएंगे तो लोगों की जान भी बचा पाएंगे, पैंडेमिक से बाहर भी निकल पाएंगे। ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास कोई इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं है इस वायरस के अगेंस्ट। वैक्सीन ही एक हमारे पास अभी हथियार है। और दूसरा ये कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं कहा कि जब केसेस बढ़ेंगे, जब कुछ सिचुएशन होगी तब हम वैक्सीन के बारे में सोचेंगे। हमें एक्टिवली जितने डोजेस वैक्सीन के मिल जाएं, जो सेफ है, जो इफेक्टिव है, उनको लगा देना चाहिए और आगे रोल आउट करना चाहिए। कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, अपने रेगुलेटर्स पे विश्वास करना चाहिए। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ डॉक्टर त्रेहान, क्योंकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वाकई सही बात कही है। जिन चुनावों को हम देश में करते हैं आयोजित, उससे भी बहुत बड़ा टास्क है। फर्स्ट डोज देना है, सेकेंड डोज देना है एक पीरियड के बाद, और फिर उन पर भी नजर रखना और इनसे क्या लर्निंग्स आती है। वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें, जो अफवाहों का संक्रमण है, वो सबसे खतरनाक है। इसलिए आप क्या कहेंगे आज जब ये ऐलान हुआ है कि 14 जनवरी के बाद ये वैक्सीन की टीके का देना शुरू हो सकता है? डॉक्टर त्रेहान। ये तो काफी उत्साह की बात है कि उपलब्धि हो गई है वैक्सीन की, क्योंकि आप ये देखेंगे कि वैक्सीन की जो डिस्क्रिप्शन दी गई है कि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स हो गए, फेज 3 ट्रायल भी हो गया, इसका मतलब कि सेफ्टी और एफिकेसी तो एस्टैब्लिश हो गई है। अगर जो आप ये देखें कि जो मेथडोलॉजी हमने चूज करी है कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले मिलेगा ये डोज, 3 करोड़ लोग हैं। 2 बातें इसमें आती हैं कि ये वॉलंटरी है, ये जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती सबको लगाना है। तो इसीलिए ये अच्छी बात नहीं है कि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिसमें लोगों को मतलब चाहे नॉलेज है कि नहीं है साइंस का, क्योंकि ये आप ये भी सोचेंगे कि ये जो हम कहते हैं साइंटिफिक रिगर, उसके थ्रू ये स्टडीज करी गई है और उस पे ये खरी उतरी है, तभी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। अब आप ये भी देखें कि जो इतनी हमारी एजेंसीज हैं, अगर जो वो एक्सपर्ट पैनल थी, DCGI है, ICMR है, सबके इनपुट, डॉक्टर गुलेरिया के भी सारे इनपुट्स हैं, डॉक्टर पॉल के भी इंस्टीट्यूट थे, इन सब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये अपना नाम किसी पे ऐसे नहीं रखेंगे कि भाई इसका तो कोई पर शक है कि ये सेफ है कि नहीं। सो जब हमें इतना पता लग गया कि इसकी सेफ्टी ट्रायल्स हो चुकी हैं और अभी तो जैसे एस्ट्राजेनेका इज अवेलेबल और उसका डेटा इंडिया में ही नहीं कई कंट्रीज में हुआ है और यूके ने उसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। और उसकी दूसरी जो हमारे को कॉन्फिडेंस है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट इसको बना रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और उनकी ये आज से नहीं कई डेकेड से, तो उनकी रेपुटेशन भी ऑलरेडी काउंट करती है। तो इसीलिए अब जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर है जो सारा टाइम इस खतरे में है कि उनको हो सकता है, उनकी फैमिलीज को हो सकता है, उनके बुजुर्गों को हो सकता है, उनके लिए अगर जो आप रिस्क बेनिफिट रेशियो निकालेंगे तो ये जायज है कि इसका बहुत फायदा होगा उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये बात सही है कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगेगी, कोई अगर जो शंका रह जाती है वो भी शंका पूरी हो जाएगी जैसे लोगों को लगेगी और पता लग जाएगा कि सेफ्टी से चल रहा है, उनकी एंटीबॉडीज बन रही हैं और कितनी देर तक चलेंगी वो भी टाइम बताएगा। डॉक्टर गंगाखेड़कर, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, चाहे मोबाइल के जरिए हो, तरह तरह की अफवाहें लोग फैला रहे हैं, बहुत सारी जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको जानबूझकर फैलाया जा रहा है, और कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े कर दिए कि सरकार की वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, कोई दूसरा कह रहा है कि विश्वसनीयता नहीं रही है। इन सब के बीच आपको क्या लगता है, ऐसी बातें आप लोग क्या समझा सकते हैं जिससे लोग भरोसा रखें और समझें कि ये वैक्सीन क्यों इस वक्त जरूरी है? और तभी कई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो पब्लिकली ये वैक्सीन ले रहे हैं ताकि लोगों का भरोसा जगे।
लोगों का भरोसा सिर्फ कोई पॉलिटिकल लीडर ने लिया उससे होना नहीं चाहिए। लोगों को ये समझना है कि ये पूरी सिस्टम होती है। सिस्टम ने बोला है कि ये वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। अप्रूवल मिलने के बाद में हमको दूसरा सोचना पड़ेगा। अगर मैं ना लूं तो उसका नुकसान कितना भुगतने को मैं तैयार हूं। मैं खुद नहीं, मेरी फैमिली भी उसकी वजह से तकलीफ में आएगी। मेरे जो रिश्तेदार है उनको तकलीफ होने का डर रहेगा, दोस्तों को तकलीफ होने का डर रहेगा। उससे बेहतर है हमको एक सोच सुधारने का सोचना चाहिए। अब जब हम ये करने जाएंगे तो आपको मालूम है, हम लोग जब सोचते हैं तो हमको जो चीजें याद रहती है उनमें बुरी चीजें बहुत जल्दी याद रहती है। आप ये देखते हैं, अभी 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, आपके ही रिपोर्ट ने पहले बताया। अब वो 1 करोड़ लोगों में शायद 3 या 4 लोगों को उसकी थोड़ी रिएक्शन दिखाई थी, उससे किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन उनको जो शॉक हुआ उसमें से हम उनको बाहर निकाल पाए हैं। अब हमारे अगर जहन में यही रहेगा कि 4 लोगों को ऐसे हुआ, अब उसका जब मैं एनालिसिस करूं तो मुझे ये समझने की क्षमता चाहिए कि ये लाखों लोगों में एक आदमी को हुए वाली चीज है, लेकिन उसको मैं ज्यादा सोचूंगा और लोगों को वही बताऊंगा तो उससे मुझे बहुत दिक्कत हमको कंट्रोल करने में आएगी। सबसे बड़ी बात, जो सोशल मीडिया से जो आपको मैसेजेस आते हैं, आपके लिए कोरोना हेल्पलाइन है। कोरोना हेल्पलाइन से आप पूछ सकते हैं क्या ये मैसेज ऑथेंटिक है। अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। बगैर देखे फॉरवर्ड करना यानी सब लोगों को, अपने समाज में के लोगों को कहीं गलतफहमी में रखना, इस ढंग का हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप काफी जगह पे सुन रहे हैं कि ये वैक्सीन के अंदर पोर्क के कुछ हिस्से हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों वैक्सीन में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये वैक्सीन के ऊपर आपने जब ये बोलते हैं कि कोई नपुंसक हो जाएगा, इसके लिए भी ये दावा करने के लिए कोई आधार ही नहीं है और इस ढंग से कोई नपुंसक नहीं होगा। तो हमको सही बातों पे भरोसा रखना है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि जितने जल्दी हम वैक्सीनेट कर पाए तो ये डिसीज के ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो गलत चीजों पे भरोसा मत रखो, गलत चीजें प्रोपोगेट मत करो, और कम्युनिटी ने, हर एक ने सही जो इंफॉर्मेशन है दूसरों को देने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर राम, 45 दिन वैक्सीन के बाद, यानी कई लोग अभी मन बना रहे होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर 14 जनवरी से, अब तो दिन बहुत कम बचे हैं, वैक्सीनेशन की शुरुआत होती है। पहले 28 दिन का गैप पहले और दूसरे डोज में, और फिर 15 दिन, ये पूरा 45 डेज भी बहुत ही सतर्क रहना होगा ऐसे लोगों को। डॉक्टर राम। बिल्कुल मैं एक दो चीज बोलूंगा कि सिर्फ ये वैक्सीन आ गई है इससे हमें कॉम्प्लेजेंसी में नहीं जाना है। इनफैक्ट हमारे जो मेजर्स हैं वो और भी स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जो शुरू का विंडो है 7-8 दिन का विंडो है और वो इंडिविजुअल वेरिएबल विंडो है। जरूर नहीं है कि आपके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट हो जाए 7 दिन में, मेरे अंदर 10 दिन भी हो सकता है, बिकॉज इम्यूनोलॉजिकली वी आर ऑल डिफरेंट एंड सब पॉपुलेशंस आर डिफरेंट। तो यहाँ पर जो मेजर्स हैं अभी उनको और भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें उन्हीं मेजर्स को अच्छे से उनको करना है, तभी इस वैक्सीन का जो चेन ब्रेक, वायरल चेन ब्रेक जिसको हम बोलते हैं, तभी हम उस स्टेज पर पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को समझें। और दूसरा, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें। मैं इतना बोलूंगा कि ऐसी त्रासदी 300 या 400 साल के बाद आती है विश्व में, और पूरी दुनिया आज इससे जुड़ी हुई है। इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं, और जो हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है, मैं डायरेक्टली अपने एक्सपीरियंस से मैं जुड़ा रहता हूँ उस सिस्टम के साथ। इतनी इंटेंस डिबेट होती हैं, इनके जो SECs होते हैं, तो 20 लोग जो बड़े सीनियर एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड के, उनके डिसीजन को डायरेक्टली डाउट में लाना ये ठीक नहीं है जी। डेटा आएगा, पब्लिश भी होगा, और बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन एक्सपोज। एक और बात मैं बोलूंगा कि जो प्लेटफॉर्म हमारे पास इंडिया में इस वक्त है वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री प्लेटफॉर्म है, बिकॉज जो mRNA बेस्ड प्लेटफॉर्म है फाइजर और मॉडर्ना का, उसका अभी टेस्ट नहीं है, ये नया प्लेटफॉर्म है। बट ये वायरस वाला प्लेटफॉर्म है, ये ऑलरेडी 1-2 वैक्सीन में कमर्शलाइज है। और तीसरा जो सबसे पुराना मेथड है वैक्सीन बनाने का, जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है, उसका एक एडवांटेज है कि अगर बाद में कोई म्यूटेशंस डेवलप होते हैं, क्योंकि ये पूरे वायरस के अगेंस्ट
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट कर रहे हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। डॉक्टर राम, आप ही के सवाल से मैं जल्दी से डॉक्टर तलावकर से एक रिस्पॉन्स ले लेती हूँ, फिर मैं डॉक्टर नरेश रेहान, डॉक्टर गुलेरिया आपके पास फौरन आऊँगी। मुझे ये बताइए, क्योंकि आपके देश में ब्रिटेन से हमने खास तौर पर डॉक्टर विक्रम को इसीलिए जोड़ा है, हमारे दर्शक भी समझेंगे, क्योंकि ये वो मुल्क है जहां पर नए सिरे से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, आप वैक्सीनेशन वहां पर कर रहे हैं और अब लगभग चौथे नंबर पर है वर्ल्ड के कंट्रीज में जिनमें वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा किया गया है। लगभग 10 लाख के करीब, डॉक्टर विक्रम अगर मैं सही हूं, आपका मुल्क में वैक्सीनेशन का आंकड़ा है। लेकिन दो बातें, एक तो वैक्सीनेशन का किस तरह से रिस्पॉन्स बाकी लोगों में है, दूसरा फाइजर mRNA बेस्ड वैक्सीन है जिसको आप दे रहे हैं, और अब ऑक्सफोर्ड वाले वैक्सीन भी आप लोगों ने एस्ट्राजेनेका का अप्रूव कर दिया है। तो क्या इसको लेकर भी अलग अलग रिस्पॉन्स है वहां पर साइंटिस्ट का, आम लोगों का? धन्यवाद अंजना जी। तो दोनों सवालों के जवाब, एक तो फाइजर नहीं तो एस्ट्राजेनेका में कोई डिफरेंस नहीं है। फाइजर पहले अप्रूव हुआ, इसीलिए फाइजर से स्टार्ट किया गया। दोनों वैक्सीन से 90% से ज़्यादा एफिकेसी है, इसीलिए जो भी कोई डोज पहले मिलता है वही ऑफर किया जा रहा है। सो कोई डिफरेंस नहीं है। जितने डोज बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्री में और मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके हिसाब से जैसे जैसे डोज आते जाएंगे NHS के थ्रू दिए जाएंगे। कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा फाइजर नहीं तो एस्ट्राजेनेका में। सेफ्टी एफिकेसी दोनों की उतनी अच्छी है। और जो वैक्सीनेशन हो रहा है अभी, प्लान तो ये है कि मार्च अप्रैल तक 30 मिलियन लोगों को दिया जा सके, जो भी कोई वल्नरेबल हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको दिया जा सके। अभी तो ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन है, इसलिए ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि संक्रमण ज़्यादा हो रहा है। पर ये रेस है, इन्फेक्शन एक तरीके से हो रहा है, उसके इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक रेस है। जब तक हम जितने लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्यून कर सकते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो मार्च अप्रैल तक तो यही आशा है कि संक्रमण बहुत कम हो जाएगा और स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। तो मेरी सहयोगी अंजना कश्यप ये दुनिया भर के तमाम डॉक्टर से बातचीत करके आपके मन का हर सवाल का, आपके मन में जो भी भ्रम हो उसे दूर कर रही थी। वैसे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर जो विवाद हुआ है वो अभी की स्थिति में गैर जरूरी लगता है, खासकर तब जब कोरोना से स्थितियां दुनिया भर में बिगड़ रही हैं। सवाल ये भी उठते हैं कि क्या सिर्फ भारतीय कंपनी होने की वजह से भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की आलोचना की जा रही है? क्योंकि वैक्सीन के मामले में भारत बायोटेक का दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और सिर्फ 24 साल के दौरान ही इसने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत बायोटेक जीका और चिकनगुनिया की वैक्सीन बना चुका है। बच्चों को बीमार करने वाले रोटा वायरस की वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है, जो दुनिया के 98 देशों में दी जाती है। ये मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाई जाने वाली पहली वैक्सीन थी, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने लॉन्च भी किया था। जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसे जापानीज बुखार कहा जाता है, उसकी वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है। टाइफॉइड और स्वाइन फ्लू की वैक्सीन भी भारत बायोटेक ने बनाई है। DIU का वैक्सीन की मंजूरी वाला मैप भी हम आपको दिखाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि अलग अलग देशों में कौन कौन से कोरोना वैक्सीन को कब कब मंजूरी मिली। कनाडा में 9 और 23 दिसंबर को फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन को मंजूरी मिली। अमेरिका में 11 और 18 दिसंबर को फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन को मंजूरी मिली। ब्रिटेन में 2 दिसंबर को फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी मिली और 30 दिसंबर को एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को वहां मंजूरी दी गई। यूरोपियन यूनियन ने 21 दिसंबर को फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी दी। चीन ने 31 दिसंबर को सिनोफार्म वैक्सीन को मंजूरी दी। अर्जेंटीना ने 23 दिसंबर को रूस के वैक्सीन स्पुतनिक V को मंजूरी दी। भारत ने 3 जनवरी को एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक दोनों के वैक्सीन को मंजूरी दी। इस समय मुख्य रूप से 6 वैक्सीन के बीच कोरोना कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर आप इनके ट्रायल के साइज, प्रभाव और हैंडलिंग के तापमान की भी तुलना कर लेंगे तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा वैक्सीन कितने पानी में कहां खड़ा है। फाइजर की वैक्सीन का ट्रायल 44,000 लोगों पर हुआ। इसके लिए -70 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाकर रखना जरूरी है और इसका प्रभाव है 95%। मॉडर्ना की वैक्सीन का ट्रायल 30,000 लोगों पर हुआ। इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाकर रखना जरूरी है और इसका प्रभाव भी 95% है। रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का ट्रायल 40,000 लोगों पर हुआ। इसके लिए -18 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाकर रखना जरूरी है और इसका प्रभाव है 91%।
चीन की वैक्सीन सिनोफार्म का ट्रायल 50,000 लोगों पर हुआ। इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाकर रखना जरूरी है। इसका प्रभाव है 79%। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल 65,000 लोगों पर हुआ। इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाकर रखना जरूरी है और इसका प्रभाव है 70% पर। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल 26,000 लोगों पर हुआ। इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाकर रखना जरूरी है, लेकिन अभी तक इसके प्रभाव के संपूर्ण आंकड़े यानी कि तीसरे दौर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। टीके और टीकाकरण पर इतनी बात हो रही है तो आपको यह भी बता दें कि अब तक 30 देशों में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार चीन में 45 लाख, अमेरिका में करीब 43 लाख, इजराइल में 10,90,000, ब्रिटेन में करीब 9.5 लाख, रूस में 8 लाख, जर्मनी में 2,38,000, कनाडा में 1,14,000, इटली में करीब 85,000, बहरीन में 60,000 और डेनमार्क में 40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना के महासंकट के बीच देश में बर्ड फ्लू का खौफ फैल रहा है। देश के कई राज्यों में सैकड़ों पक्षियों की रहस्यमयी मौत हुई है। मृत पक्षियों के 4 राज्यों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। वैसे तो अभी इंसानों में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कोरोना के इस समय में इसकी आशंका डबल अटैक की तरह है। बहरहाल पक्षियों में बर्ड फ्लू को लेकर राज्य सरकारों ने प्रभावित इलाकों में अलर्ट घोषित किया है। कोरोना वायरस ने नाक में दम मचा ही रखा था कि भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के कंफर्म केस मिले हैं। गनीमत यह है कि अब तक इंसानों में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। पक्षियों में बर्ड फ्लू की मौत की सबसे ताजा रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम में मृत पाए गए पक्षियों में H5N1 वायरस होने की पुष्टि भोपाल की लैब ने की है। कांगड़ा के पौंग डैम में 1700 प्रवासी परिंदों की मौत को लेकर ये जांच कराई गई थी। अब पौंग डैम में पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2000 के पार चला गया है। एहतियातन पूरे इलाके को सील करना पड़ा है। पौंग डैम में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हिमाचल प्रदेश ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली को अलर्ट रहने के साथ साथ विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट दी है। डैम में सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया और यूरोप समेत कई देशों के पक्षी आते हैं। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में रहस्यमय तरीके से 1 लाख मुर्गियों और चूजों की मौत को लेकर लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पंचकुला के बरनाला को पोल्ट्री बिजनेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से चिकन और अंडों की सप्लाई पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत आसपास के अन्य इलाकों में भी होती है। लेकिन पिछले करीब 1 महीने से यहाँ पर लगातार मुर्गियों और चूजों की संदिग्ध तरीके से मौत का सिलसिला जारी है। हरियाणा सरकार के पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग ने मृत पाई गई मुर्गियों और चूजों के सैंपल जांच के लिए जालंधर और भोपाल की लैब में भेजे हैं। हिमाचल के पौंग डैम में सैकड़ों या फिर हजारों की तादाद में प्रवासी पक्षी जो कि बाहर से आते हैं मरे हुए मिले थे और उनके सैंपल जब भोपाल लैब में भेजे गए तो बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसी तरीके से हरियाणा और पंजाब में भी जो सामान्य पक्षी होते हैं वो तो मर ही रहे हैं। इसके अलावा जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं यानी कि मुर्गी फार्म के पक्षी हैं वो भी हजारों की तादाद में मर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के पंचकुला से लगते बरवाला इलाके में हैं जहां पर बड़ी तादाद में पोल्ट्री फार्म्स हैं और यहां पर हजारों की तादाद में पक्षी मर रहे हैं। यहाँ पे काफी पक्षी मर रहे हैं जी। देखे हैं जानवर भी हैं, कुत्ते भी हैं जिनमें पोल्ट्री फार्म में, मुर्गे भी हैं जिनमें पोल्ट्री फार्म बहुत खाली हो चुके हैं यहाँ पे। और ये पक्षी फाइट देख रहे हैं आप, ये भी मरे पड़े हैं काफी, देखे हैं हमने। तो यहाँ आपको लग रहा है कि क्या बर्ड फ्लू है या कैसे मर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, यही लगता है जी, ये जो बीमारी फैल रही है ना कोरोना के बाद, ये बीमारी आई है इसीलिए मर रहे हैं। अचानक ही गिर जाते हैं पेड़ से, अपने आप गिर के मर रहे हैं। हाँ, गिर के मर रहे हैं जी। सीताराम जी ये बताइए कि अब ये कहा जा रहा है कि हालांकि हरियाणा में अभी रिपोर्ट भेजी गई है, अभी आई नहीं है, लेकिन बिजनेस पर क्या लगता है आपको फर्क पड़ेगा? सर बिजनेस पर बहुत फर्क पड़ रहा है क्योंकि लोग अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जिसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है।
हरियाणा का पोल्ट्री हब संदिग्ध बर्ड फ्लू की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, तो उधर केरल में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि के बाद मुर्गियों की किलिंग यानी उन्हें मारने की कार्रवाई की जा रही है। केरल के अलापुझा और कोट्टायम में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद से हालात से निपटने के लिए दोनों जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है। प्रभावित इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों और पक्षियों की किलिंग की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से गोपी के साथ सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के मामले बीते 15 दिनों के भीतर के हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ठंड के इस मौसम में भारत में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। जिन जगहों पर मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहां तो इसे लेकर खासी सतर्कता बरती ही जा रही है, लेकिन जहां पर अभी पुष्टि नहीं हुई है वहां भी प्रशासन कोई चूक नहीं बरत कर रहा है। वैसे लाख एहतियात के बावजूद लोगों में बर्ड फ्लू का डर बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा का गोविंदनगर इलाका है। यहाँ बर्ड फ्लू की आशंका लोगों को परेशान कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब कौवे और बगुलों की संदिग्ध मौत होने लगी तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पशु चिकित्सालय विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की ताकीद की। रात से बगले और कौवे बहुत गिरे, 30-40 की मात्रा में गिर गए हैं। अभी टीम आई थी, उन्होंने बताया कि उनको हाथ नहीं लगाना है, वायरस हो सकता है। अभी टीम आएगी, डॉक्टर आएंगे, जांच करने के लिए ले जाएंगे। इंदौर में भी और कई जगह पर जैसे इनकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो हमने भी अपने ज़िले के सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था कि यदि अपने ज़िले में इस तरह से कोई मृत पक्षी या पोल्ट्री वगैरह मिलते हैं तो उन पर निगरानी रखें, और यदि वो मिलते हैं तो उनके सैंपल कलेक्ट करके और फिर हाई सिक्योरिटी लैब को भेजें। खंडवा की तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अचानक कौवों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहां मृत पाए गए कौवों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कौवों में जब बर्ड फ्लू का पता चला है तब से पशु चिकित्सा विभाग और अन्य संबंधित विभाग सक्रिय हो गए। हालांकि अब तक बर्ड फ्लू से पक्षियों में केवल कौवों की मौत हुई है, लेकिन वेटनरी विभाग के डॉक्टरों ने हर उस इलाके को अलर्ट कर दिया है जहाँ अधिक पक्षी रहते हैं। वहीं पोल्ट्री फार्म में पलने वाले मुर्गे मुर्गियों को लेकर भी प्रशासन ने मालिकों को सावधान रहने को कहा है। जी हाँ, मतलब कुछ चांसेस हैं, 1-2 केसेस चाइना में इस तरीके के रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए हमें हाई अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो वेटरनरी डिपार्टमेंट का अमला है उसको जो डेड कॉर्पसेस मिल रहे हैं या डेड बर्ड्स की जो बॉडीज़ मिल रही है उसको प्रॉपरली वो लोग डिस्पोज कर रहे हैं 6 फीट के गड्ढे करके और उसमें चूना वगैरह डाल के, ताकि वो जो वायरस उसके अंदर है पैथोजेनिक वो और न फैले, इंसानों में न आए। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच 376 कौवों की मौत हुई। सबसे ज्यादा 142 मौत इंदौर में हुई है। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगर मालवा में 112, खरगोन में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौत हुई है। लैब रिपोर्ट्स में अभी तक इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन अलर्ट मोड पर पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश से सटे हुए राजस्थान में लगातार कौवों की मौत हो रही थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो इलाके हैं खासतौर से राजस्थान की सीमा से सटे हुए मंदसौर, आगर मालवा, यहाँ पर भी कौवों के मरने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सरकार हरकत में आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कौवों की लगातार मौत हुई। कुल मिलाकर के सरकार ने जो अब तक आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक बीते 10 दिनों में 300 से ज्यादा कौवे जो हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मृत पाए गए हैं। सामूहिक तरीके से उनके शव जो हैं वो मिले हैं कई जगहों पर, और इसीलिए इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू की आशंका है। राजस्थान के झालावाड़ में 250 से अधिक कौवों की मौत हुई है और वहां से सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। इसके बाद पूरे इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जलमहल में 100 कौवे मरे मिले। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया
आनन फानन में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जल महल के सामने ग्रामीण पुलिस लाइन है, इसके आसपास के क्षेत्र से 8 कौवे अभी मृत मिले हैं और 5 लाइव मिले हैं। जो जिंदा कौवे मिले हुए वो जू के डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में 7 कौवे और क्षेत्र से मिले हैं। इनके सैंपल कलेक्ट करके भोपाल भेजे जा रहे हैं। वहाँ से जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसी से पता चलेगा कि क्या बीमारी है इनके। इस बीच गुजरात के जूनागढ़ में भी 53 पक्षियों की मौत की रिपोर्ट है। हालांकि अभी वहां बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। बर्ड फ्लू की दहशत है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा का इलाज है। समय रहते अगर इसका इलाज हो जाता है तो इस बीमारी से किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि बर्ड फ्लू का संक्रमण हो चुका है? बर्ड फ्लू होने पर इंसानों में बुखार, बेचैनी, खांसी, गले में जलन, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया, नाक बहना और आंखों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे लक्षण एक साथ दिखें, लेकिन इनमें कुछ जरूर दिखाई दे सकते हैं। किसी मरीज को बर्ड फ्लू है या नहीं, इसकी जांच पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए करते हैं। इस टेस्ट से पता चलता है कि आपके शरीर में बर्ड फ्लू के वायरस का न्यूक्लिक एसिड है या नहीं है। इसके आधार पर डॉक्टर ये पता करते हैं कि इंसान के शरीर में किस तरह का बर्ड फ्लू वायरस है, यानी H5N1 है या H7N9 या कोई और स्ट्रेन। अगर ऐसे पता नहीं चलता तो डॉक्टर खून की जांच करके एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। अगर सही समय पर बर्ड फ्लू का इलाज नहीं होता है तो गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये निमोनिया, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, फेफड़ों का खराब होना, मानसिक स्थिति का बिगड़ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। बर्ड फ्लू से मौत की आशंका बनी रहती है। हालांकि इसकी वजह से लोगों की मौत कम होती है। ज्यादातर लोग इलाज से ठीक हो जाते हैं। अगर इंसान को बर्ड फ्लू हो जाता है तो उसके लिए दुनिया भर में इलाज के तरीके मौजूद हैं। कॉमन इलाज का तरीका है एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल। इसमें ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर जैसी एंटीवायरल दवाएं कारगर होती हैं। ओसेल्टामिविर को टैमीफ्लू नाम से भी जाना जाता है, जबकि ज़ानामिविर को रिलेंजा नाम से जानते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी अच्छी खबर यही थी कि 1 हफ्ते के अंदर टीका लगने की शुरुआत हो सकती है। भारत में ड्राई रन्स लगातार जारी हैं और आज जो संकेत दिए गए हैं उनके अनुसार 1 हफ्ते के भीतर वो तारीख आ सकती है जब हिंदुस्तान में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।